नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से शिवसेना यानी गुंडा सेना ने अपने कार्रवाई शुरू की है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे संजय राउत का ये पूरा का पूरा गठजोड़ काम कर रहा है, उसके बाद अब महाराष्ट्र से पूरे देश से शिवसेना की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी है। जब से सुशांत सिंह राजपूत का मामला उठा था, उसके बाद धीरे धीरे ये मांग बढ़ने लगी और जिस तरीके से रिटायर्ड नेवल अधिकारी जो मदन शर्मा जी हैं, उनकी पिटाई की गई है शिवसेना के गुंडों के द्वारा, तब से इस गुंडा सेना की सरकार को बर्खास्त करने की मांग बहुत जोर से उठ रही है। और अब इस कड़ी में कई लोग कूद पड़े हैं। एलजेपी के चिराग पासवान ने भी अब इस पर टिप्पणी की है और ये कहा है कि शिवसेना जिस तरीके से गुंडा राज चला रही है, अराजकता फैला रही है, पहले कंगना रनावत को निशाना बनाया जाता है, फिर रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को ऊपर हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है और पुलिस भी उनको घर पर जाकर धमकाती है। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो उस नेवल ऑफिसर के ऊपर हमला करने वाले गुंडों को पकड़ा तो जाता है, लेकिन थाने से ही उन्हें आसानी से बेल दे दी जाती है, क्योंकि इस तरीके की धाराएं लगाई जाती है। 325 धारा जो कि मामूली चोट के लिए लगती है, जबकि इस मामले में 326 भी लगनी चाहिए थी, 324 भी लगनी चाहिए थी और 326, 27, 28 भी लगनी चाहिए थी, चूँकि ये मामला जानलेवा हमले का है। दूसरी बात इस पूरे मामले में ये है कि जो फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं मदन शर्मा जी के, उस फोटो के साथ में सोशल मीडिया पर लोग अब विंग कमांडर अभिनंदन का फोटो भी डाल रहे हैं, जिसमें उनकी भी बाईं आंख पर चोट पहुंचाई गई थी। लेकिन उस चोट में और इस चोट में बहुत अंतर है। पाकिस्तानियों ने अभिनंदन पर जो अटैक किया था, उससे भी ज़्यादा घातक अटैक किया गया नेवी के रिटायर्ड अधिकारी के ऊपर। उनकी आंख पूरी तरीके से डैमेज होने से हल्की सी बची है, पूरी आंख में खून उतरा हुआ है, यानी कि इन गुंडों ने उनकी बहुत ज़्यादा बेरहमी से पिटाई की है। और इसके साथ साथ अब बात यहाँ तक पहुँच रही है कि लोग सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी अराजक सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। प्रीति जिंटा ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि पहले कंगना रनावत के ऑफिस पे तोड़फोड़ की गई, लेकिन जिस तरीके की खबर आई है कि रिटायर्ड नेवल ऑफिसर के ऊपर हमला किया गया है क्योंकि उन्होंने एक कार्टून को शेयर कर दिया था, इस तरीके की गुंडागर्दी शिवसेना अगर करेगी तो लोगों का जीना यहाँ पर दूभर हो जाएगा। और इस तरीके की इंटॉलरेंस होने पर भी तमाम लोग अब तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये भी बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसी बात प्रीति जिंटा ने कही है। सवाल ये बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि कहाँ हैं वो लोग जो अब तक संविधान की दुहाई दिया करते थे, इंटॉलरेंस की बात किया करते थे, मॉब लिंचिंग की बात किया करते थे। ये इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग होती है, इसका वीडियो सामने आता है और ये मॉब लिंचिंग सेना के पूर्व अधिकारी के खिलाफ होती है, तब भी वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये इतना बड़ा फांसीवाद चल रहा है और यही वजह है कि लोग अब राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो लोग मोदी के खिलाफ बोल सकते थे, भारतीय सेना के खिलाफ बोल जाते थे, राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ बोल जाते थे, अगर वो भी बोलने से डर रहे हैं, यानी कि फांसीवाद बहुत बड़े स्तर का हो चुका है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए और होती भी है। और संविधान में भी लिखा हुआ है कि जब अराजकता की स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल की संस्तुति पर किसी भी राज्य में धारा 356 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इससे पहले जिस तरीके से स्वास्थ्य महामारी, स्वास्थ्य का आपातकाल आया महाराष्ट्र के अंदर, उस पर भी मांग उठी थी। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात है जो गौर करने लायक है, वो ये है कि खुद बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, बाद में उनके बेटे के राज में अब वो गुंडा सेना बन गई है, उसी शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट ही थे। वो पेशे से कार्टूनिस्ट थे और कार्टून बनाकर ही व्यंग किया करते थे। कार्टून का मतलब होता है व्यंग करना, और उन व्यंग के आधार पर कटाक्ष करके लोग, गुदगुदी भी होती है, लोगों को हंसते भी हैं और दूसरी चीज़ों को आसानी से समझ जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक कार्टूनिस्ट का बेटा इस तरीके से अपने खिलाफ के कार्टूनों के ऊपर इस तरीके से प्रतिक्रिया देगा, इस तरीके से गुंडागर्दी कराएगा, लोगों की जान पर हमला कराएगा, उस सरकार को रहने का कोई
हक नहीं है। और इस कड़ी में जिस तरीके से अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक और तमाम जो लोग अब तक सामाजिक मुद्दों पर बोलने का दम्भ भरा करते थे, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो या अखिलेश जैसे नकली मामले रहे हो जिसमें गांव वालों ने एक व्यक्ति को गाय का बछड़ा चुराने की वजह से पीट कर मार दिया था, लेकिन उसको भी उन्होंने मॉब लिंचिंग बना दिया था और पूरे के पूरे एक संस्कृति पर सवाल उठा दिए थे। यहाँ पूरी तरीके से एक पूर्व सैन्य अधिकारी पर हमला होता है और उसकी कोई वजह भी नहीं है, उसके बावजूद ये लोग चुप बैठे हैं क्योंकि इन्हें इस सरकार से और इसकी गुंडा सेना से डर लगता है। दूसरी बात यहाँ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसी तरीके की एक घटना 2015 में फ्रांस में भी हुई थी, जब शार्ली एब्दो ने एक कार्टून छापा था एक मजहबी नेता के ऊपर, एक मजहब के पैगंबर के ऊपर, तब भी उसी तरीके से हमला किया गया था। और यहाँ पर एक कार्टून को शेयर कर दिया एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने, पूर्व नौसेना के अधिकारी ने, और उसके बाद उन पर भी जानलेवा हमला हुआ है। तो क्या अब जो शिवसेना है वो उन शार्ली एब्दो पर हमला करने वालों से स्पर्धा करती हुई नजर आ रही है? क्या उसी तरीके से चलती हुई नजर आ रही है? यही फासीवाद है, यही नाजीवाद है। नाजी यानी कि इटली में जब मुसोलिनी की सरकार थी तब भी ऐसा ही हुआ करता था, कोई अगर मुसोलिनी के खिलाफ बोलता था तो नाजी पार्टी के लोग उसको पीट दिया करते थे, उसके खिलाफ तमाम तरीके की जो अत्याचार वाली और दबाने वाली कार्रवाई की जाती थी। उसी तरीके से नाजीवाद के अलावा फासीवाद चला करता था। फासिज्म यानी कि हिटलर के शासनकाल में जो एक पद्धति थी उसको फासिज्म कहते हैं। और उस समय भी यही हुआ करता था कि जर्मनी के अंदर अगर कोई भी हिटलर के खिलाफ बोलता था, हिटलर से सवाल करता था, तो उसके ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। हिटलर के गुंडे जाकर उसको पीटा करते थे, उसको दबाया करते थे, जैसा कि अब मुंबई में देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना अपने खिलाफ बोलने वालों को चेतावनी भी दे रही है। सामना अखबार में संजय राउत लिखता है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं हो सकता है, और मुंबई जो एक शहर है वो महान शहर है, उस पर कोई सवाल उठाएगा और सवाल उठाने के बाद मुंबई में रह लेगा, ये उसका भ्रम है। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर संजय राउत अपनी गुंडा सेना के लोगों को भड़काता हुआ नजर आ रहा है और ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि मुंबई में अगर रहना है, महाराष्ट्र में अगर रहना है तो उद्धव ठाकरे की जय जयकार करनी ही होगी। उद्धव ठाकरे से सवाल करने की हिम्मत अगर करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। दूसरी तरफ जिस तरीके से इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका नजर आई है, एक तरफ पत्रकारों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, कोर्ट से भी उनको बेल नहीं मिलती है, दूसरी तरफ गुंडे हैं जो खुलेआम एक व्यक्ति को पीटते हैं, एक पूर्व सैन्य अधिकारी को पीटते हैं, और पीटने की वजह सिर्फ इतनी है कि वो कार्टून को शेयर कर देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। दूसरी तरफ पुलिस उनको धमकाती है और बाद में जब गुंडों को दबाव में आकर पकड़ा जाता है उनकी पहचान खुल जाने की वजह से, तो उन गुंडों को आसानी से बेल दे दी जाती है। यानी कि यहाँ पर पत्रकारों को जेल होगी और गुंडों को बेल मिलेगी, ये कहने की कोशिश कर रही है मुंबई की सरकार। मुंबई की जो पुलिस है, मुंबई की जो महाराष्ट्र की सरकार है, उद्धव ठाकरे का पूरा जो शिवसेना जो अब गुंडा सेना बन चुकी है उसके दबाव में ये सब हो रहा है। पालघर में भी ऐसी घटना हुई थी, लेकिन वहाँ पर उल्टा हुआ, जो अपराधी थे उनको कोर्ट से आसानी से जमानत दे दी गई, लेकिन पत्रकारों को जब जमानत के लिए एक चैनल जाता है तो उसके खिलाफ जमानत नहीं दी जाती है। इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं वो सीधे तौर पर उस ग्राउंड को बनाती हैं जो कि धारा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए जरूरी होते हैं। इस कड़ी में जैसा चिराग पासवान ने भी मांग उठाई है, उससे पहले रामदास अठावले, उनकी आरपीआई भी मांग उठा चुकी है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पहले से मांग कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी ने एडिशनल कमिश्नर के दफ्तर के सामने भी प्रदर्शन किया। उसमें मदन शर्मा जी की बेटी शीला शर्मा भी थी और उनके बेटे ने भी कहा है कि इस तरीके की जो बातें हो रही है उसमें राष्ट्रपति शासन द्वारा ही प्रदेश को बचाया जा सकता है। मदन शर्मा से भी जब चैनलों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं देश की सेवा कर चुका हूं और ऐसी स्थिति में नागरिकों का जीवन जब खतरे में आ जाए तब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो जो चुनाव हुए थे उनमें मैंडेट जो मिला था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था या फिर उसके गठबंधन को मिला था, लेकिन जिस मैंडेट ने कांग्रेस को नकार दिया था, एनसीपी को नकार दिया था, और भारतीय जनता पार्टी की कृपा से जीतने वाली पार्टी आज सत्ता में बैठ गई है, वो पार्टियां सत्ता में बैठ गई हैं जिन्हें जनता ने नकारा था।
तो ये एक तरीके से संविधान के अनुरूप नहीं है, ये जनता के जो जनादेश था उसके अनुरूप भी नहीं है। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर ये मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठ रही है। और फिर जिस तरीके के उदाहरण हमने आपको बताए कि शार्ली एब्दो के ऊपर भी हमला होता है क्योंकि वो कार्टून छाप देती है, और यहाँ एक सैन्य अधिकारी के घर पर उसके घर के अंदर घुसकर, उसकी प्रेमिसेस के अंदर घुसकर जिस तरीके से हमला हुआ है और बाद में पुलिस उसको बचा रही है, तो ये भी सीधे तौर पर उसी तरीके की घटना है। और जैसा फांसीवाद में, नाजीवाद में देखने को मिलता था कि कोई भी सत्ता के खिलाफ बोलता था, उसके खिलाफ गुंडागर्दी वाली कार्रवाई होती थी, पुलिस उसको उत्पीड़ित करती थी। और यही सब अब देखने को मिल रहा है मुंबई के अंदर, चाहे कंगना रनौत के ऑफिस तोड़ने का मामला हो, और कंगना रनौत के खिलाफ अब तक 3 FIR भी इस मामले में हो चुकी हैं। रिपब्लिक टीवी चैनल को भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी अगर आप सोचें तो कलाकारों को निशाना बनाया जा रहा है, आम नागरिक को निशाना बनाया जा रहा है, पूर्व सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से अराजकता का बोलबाला है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बावजूद शर्मनाक तरीके से, जिस तरीके से संजय राउत जैसे शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि पानी में अगर रहना है तो मगर से बैर नहीं कर सकते, यानी खुले तौर पर चेतावनी उन लोगों को दी जा रही है। और जैसा कि अभी देखने को भी मिला था कि राज्यपाल ने भी जब कंगना के ऊपर अत्याचार हुआ था तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अजय मेहता को बुलाया था, उसको डांट लगाई थी और ये भी कहा था कि मैं केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजूंगा। लेकिन अब जो परिस्थितियां दिन ब दिन बदल रही हैं, उसके बाद लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि अब जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति आ चुकी है और जो प्रशासनिक मशीनरी है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। जय हिंद, जय भारत।